लेकिन राजीव जी, मेरा सवाल आपसे इससे इतर है, क्योंकि बेरोजगारी, कोई भी चुनाव होंगे, महंगाई, बेरोजगारी, ये दो मुद्दे जो हैं हर चुनाव में होंगे। कोई भी सरकार आई हो, किसी ने कोई भी आंकड़े पेश किए हो, आंकड़ों में उलझाया जा सकता है, आंकड़ों में बहलाया जा सकता है, लेकिन ये दो मुद्दे हमेशा हर चुनाव में रहे, बेरोजगारी और महंगाई, खासकर बेरोजगारी। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, देश को आजाद हुए कई साल हो गए हैं, यह मुद्दा अभी तक, एक तो चुनावों में है, मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा, यह सवाल है, और दूसरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पॉलिटिकल सिस्टम, क्या इस देश का माइंडसेट जो सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहता है? यह भी तो सवाल हमें पूछने पड़ेंगे ना, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पे ही बोलेंगे, पॉलिसीज पे ही बोलेंगे। क्या इस देश के नौजवानों का जो सरकारी नौकरी के लिए एक मोह है, क्या वो भी बेरोजगारी के पीछे वजह है? एक माइंडसेट जो है, क्या वो भी वजह है? क्या सारे कारण होंगे? मूल कारण क्या नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आप गांव, शहर, हर जगह जाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेरोजगारी का जो मसला जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत बड़ा और बड़ा पेचीदा सवाल है। पहली बात तो हम इसको शिक्षा व्यवस्था से शुरू करते हैं। देखिए, गांव देहात में एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम या अपने भाषा में पढ़ाई करते हैं। वो एक स्टेज पे जाने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्वेंट एजुकेटेड या बड़े शहरों में पढ़ने वाले लड़कों से थोड़े पीछे हो जाते हैं, थोड़े नहीं, काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो एक तो शिक्षा व्यवस्था इसके लिए बहुत हमारी अभी जिम्मेदार है। एक समान शिक्षा प्रणाली न होने की वजह से एक परेशानी है। दूसरी, सरकारी नौकरी, अब जितनी बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारों युवाओं की बात हो रही है, तो उस अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। आपको ये भी पता है, और बढ़ भी रही हैं तो अब आकर्षण भी कम हो रहा है। 2004 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो गई। अब जो 4 में वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको शहरी और कॉन्वेंट एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें हैं। तो अभी जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो मेहनत करके एक अदद नौकरी सरकारी पा सकते हैं, सामान्य किसान और गरीब परिवार का बच्चा, उसकी एकमात्र उम्मीद सरकारी नौकरी रहती है, क्योंकि दूसरी जगहों पर वो उस तरीके से फिट नहीं हो पाता है। मेरा सवाल थोड़ा इससे अलग है। मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर सरकारें, वो कोई भी पार्टी की हो और केंद्र की हो, चाहे देश राज्य की हो और कोई भी हो, वो संवेदनशीलता नहीं दिखाती जिसकी ज़रूरत है। छात्रों के मुद्दे मीडिया में उतनी प्रमुखता से नहीं आते जितनी ज़रूरत है। नेताओं की प्रायोरिटी में छात्रों और रोजगार के मुद्दे जितनी प्रमुखता से आना चाहिए वो नहीं आते। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि छात्रों के भीतर भी अपने अधिकारों, अपनी नौकरी, अपने रोजगार को लेकर के जो एक छटपटाहट होनी चाहिए वो नहीं है। सोशल मीडिया, तमाम इधर उधर के मुद्दों में देश का नौजवान भी भटका हुआ है। उसे अपनी लड़ाई लड़ने की भी कोई कुव्वत नहीं है, न इच्छा ही नहीं दिखाई देती है, ना अपने मुद्दे उसे सही से पता है। आप बताइए, 2020 में जब कोरोना की आहट आ रही थी तो दिल्ली के चुनाव हुए। जब कोरोना तेजी से बढ़ा तो नवंबर में 2020 में बिहार के चुनाव हुए। लाखों की रैलियां हुई सारे पार्टियों की। इसके बाद जब दूसरी लहर एकदम जानलेवा आई, तब दिल्ली में, तब बंगाल में कोरोना की लहर में बंगाल के चुनाव हुए। लाखों हजारों की भीड़ वहाँ होती रही, लेकिन रोजगार देने के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, क्योंकि कोरोना था। वहाँ कोरोना फैल जाता, रैलियों में तो डर के भाग गया। और इसके बाद कितनी राज्य सरकारों ने प्रतियोगी छात्रों को एज रिलैक्सेशन दिया, बताइए? कुछ एक सरकारों ने दिया। वो 2 साल आपने परीक्षा नहीं कराई, और वो 2 साल 3 साल आपने एज रिलैक्सेशन परीक्षाओं में नहीं दिया। तो इसको तो एकदम यूनिफॉर्मली लागू कर देना चाहिए पूरे देश में ना, कि सारी वो परीक्षाएं जो अब आयोजित होंगी अगले 2 साल तक, वो कोरोना काल में जो बच्चे नहीं बैठ पाए वो सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन इस तरह का आप कभी देखते हैं? कुछ एक सरकारों ने किया, मैं ये नहीं कहता हूँ, अग्निवीर की परीक्षा में रक्षा मंत्रालय ने भी किया, लेकिन ये पूरा हर नौकरी में होना चाहिए था, नहीं हुआ। परीक्षाएं नहीं हुई, रैलियां हुई, और इसके बाद कौन परीक्षा त्रुटिपूर्ण तरीके से होगी या नहीं होगी, ये कौन देखेगा? बिल्कुल, मैं गुजरात में हूँ, अभी तक परीक्षा यहाँ पे नहीं हुई। मैंने आपको कहा समूह के यहाँ परीक्षा की वैकेंसी निकली थी, 22 लाख लोगों ने भरा हुआ है, परीक्षा नहीं हुई। राज्य सरकारें डरती हैं, परीक्षा संस्थाएं डरती हैं और आयोजन कराने में, और पेपर लीक हो जाएगा। यही तो हम सवाल उठा रहे हैं। कारण क्या है? राजीव,
एक मिनट में मैं बात करता हूँ। बोलिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की रैली 1.5 लाख की एक जिले में, एक शहर में शासन प्रशासन कराने में सक्षम हो जाता है, और 2 लाख छात्र अगर पूरे प्रदेश में परीक्षा देने के लिए बैठते तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये भी तो सोचने वाली बात है। और जब आपको मालूम है कि 37 लाख लोग परीक्षा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आप उसको 4 पाली में क्यों कर रहे हैं? 9.5 लाख लोगों को एक साथ क्यों बुला रहे हैं? और 9.5 लाख में 35% लोग, कल ही 19 लाख में से 12-13 लाख लोग पहुंचे हैं, 6 लाख परीक्षा छूट गई। या तो उन्होंने, वैसे तो 20% फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने कहीं भी नहीं जाते, ये औसत होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर 10%, 5% लोग भी अव्यवस्था की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो ये किसकी गलती है? तो ये अब आप इस परीक्षा को 4 पालियों की बजाय 14 पालियों में क्यों नहीं करा सकते? एक वीकेंड में कराने के बजाय 3 वीकेंड में क्यों नहीं करा सकते? आप करा सकते हैं, लेकिन ये सब संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की बात है। जब कल मीडिया में और तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया में, जब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें पूरी देश में वायरल होने लगी, तब रेलवे को समझ में आया कि वो चला देना चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रेन चला देनी चाहिए। तब उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुछ एहतियाती कदम उठाने पड़े। तो ये स्थितियां देश के नौजवानों, और ये कोई एक राज्य और कोई सी एक पार्टी की बात नहीं है रवि, सारी पार्टियां और सारी बिल्कुल हम वही कह रहे हैं, ऐसा ही काम किया। वही कह रहे हैं हम, किसी एक पार्टी पे सवाल उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रदेशों में सभी राजनीतिक पार्टियां राज कर रही हैं। हर प्रदेश से, देश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इस देश का नौजवान सड़कों पर है एग्जाम देते हुए, और कभी एग्जाम सेंटर ना पहुंचे तो उसकी तकलीफ, और एग्जाम दे दे तो पेपर लीक होने की तकलीफ, और नौकरी मिल जाए तो फिर रिश्वत देने की तकलीफ। ये तमाम तकलीफ एक नौजवान नौकरी पाने तक झेलता है। इसके लिए जवाबदेह कौन है? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।